हैं। होपफुली आप सब लोगों ने फर्स्ट जो क्लास हमने पढ़ा उसको अच्छे से, नोट्स को जो मैंने सेंड किए उनको पढ़ा होगा और रिकॉर्डेड भी सुना होगा। एमसीक्यूज टेस्ट करने के बाद दूसरे दिन पे हम उस टेस्ट को ओपन कर देते हैं। जैसे उसी ही लिंक पे आप दोबारा अगर उन एमसीक्यूज टेस्ट को देखना चाहें और राइट अप करना चाहें तो कर सकते हैं। दूसरे दिन पे ओपन होते हैं। फर्स्ट टाइम हम फर्स्ट पे करते हैं और सेकंड टाइम फिर हम ट्वाइस थ्राइस जितनी बार भी आप उस लिंक को ओपन करके टेस्ट देख सकते हैं, कर सकते हैं। मगर फर्स्ट टेस्ट हम भेजते हैं जैसे पता चल जाए कि किसने कितना समझा है, स्कोर कितना आया है, तो वो करें, कोशिश करें सब चीज़ें टाइम पे करें और स्टडी का एक टाइम शेड्यूल बनाएं। जैसे लेक्चर का टाइम है, उसके बाद सॉल्व करने का जितना हम टाइम देते हैं तो उस टाइम में करें, सॉल्व करें। और होपफुली आप लोगों का अच्छा एक्सपीरियंस जाएगा हमारे साथ। तो आज हमारा सेकंड लेक्चर है और सेकंड लेक्चर किस चीज पे है? पास्ट पेपर एनालिसिस 2019, 2019 का पेपर। और जिस तरीके से हम इनको पढ़ेंगे तो अल्टीमेटली हमारा 70% आपको लगेगा कि हमने कोर्स कंप्लीट कर लिया, क्योंकि हम इसी तरीके से पढ़ेंगे जैसे हमने उस दिन क्लास किया था और आज भी आप देखें। तो सेकंड क्लास में हम आज स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर प्रीशियस टाइम। तो क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने किया था और आज हम सॉल्व करेंगे पेपर फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 9। 2019 के पेपर में क्वेश्चन नंबर 9 था, हाइपोकेलेमिया इज द कंडीशन इफ सीरम डैश लेवल लेस देन नॉर्मल। अब जहां पे भी टर्म हाइपो आए इसका मतलब होता है डिक्रीज, और जहां पे भी टर्म हाइपर आए उसका मतलब होता है इंक्रीज। कोई भी लेवल, कोई भी चीज वो अपनी नॉर्मल वैल्यू से, नॉर्मल रेंज से इंक्रीज हो जाए तो उसे हाइपर, और डिक्रीज हो जाए तो उसे हाइपो। जैसे केलेमिया, तो केलेमिया किसे कहते हैं? केलेमिया कहते हैं, केलियम मीन्स पोटेशियम। पोटेशियम का जो साइंटिफिक नेम है वो है केलियम। और केलियम के लिए जो सिंबल अगर यहाँ पे आता है कि द पोटेशियम इज आल्सो नोन एज केलियम, द टर्म केलियम इज सिंबलाइज्ड बाय, और पोटेशियम इज सिंबलाइज्ड बाय, तो इसे के से शो करते हैं। जैसे आपने अगर वार्ड में काम करते हैं तो KCl, पोटेशियम क्लोराइड, KCl के नाम से इंजेक्शन आती होगी। तो पोटेशियम जो है उसका साइंटिफिक नेम है केलियम। कि हमें साइंटिफिक नाम भी याद करने हैं, उनके साथ उनके सिंबल कौन से हैं वो भी याद करने हैं, उनके साथ जो है नॉर्मल वैल्यूज जो है वो भी याद करने हैं। तो केलियम के लिए पोटेशियम, केली मिया, मिया मीन्स इन ब्लड, हाइपो मीन्स डिक्रीज, केलियम मीन्स पोटेशियम, मिया मीन्स इन ब्लड। ब्लड में कंसंट्रेशन जो सीरम पोटेशियम की है वो नॉर्मल कितनी होती है? 3.6 टू 5.2, समटाइम 3.5 टू 5.5 तक भी। कुछ लेबोरेटरीज की अगर आप देखेंगे स्लिप तो उस पे होगा। तो 3.5 टू 5.5 तक भी ये पोटेशियम नॉर्मल कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो पोटेशियम का नॉर्मल वैल्यू क्या है? 3.5 टू 5.5 तक रेंज है। ठीक है, नॉर्मल वैल्यू की रेंज। मिली मोल में MMOL पर लीटर पे। नंबर 1 ऑप्शन हमारे पास दूसरा है सोडियम। सोडियम के साइंटिफिक नाम क्या है? नेट्रियम। अगर नेट्रियम हाइपोनेट्रेमिया होता तो हम सोडियम करते। नेट्रियम मीन्स सोडियम। और इसका सिंबल कौन सा होता है? Na। Na सिंबल यूज होता है सोडियम के लिए। सोडियम मीन्स नेट्रियम, हाइपोनेट्रेमिया, हाइपरनेट्रेमिया। Na सिंबल है सोडियम का। और नॉर्मल जो सोडियम की वैल्यू होती है, नेट्रियम की जो वैल्यू होती है वो होती है 135 टू 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, MEQ। काइंडली आप जूम पे ज्यादा उसको करेंगे तो वहां पे राइट अप के भी ऑप्शन आएंगे, और ये तो आप दूसरे लोगों को स्लाइड खराब नजर आएगी। तो आप प्लीज जस्ट क्लास सुने, उसके साथ कोई एक्टिविटी नहीं करें, आप सिर्फ म्यूट पे रख दें। ठीक है, अपनी माइक और अपना कैमरा।
तो आपके लिए आसानी हो। आप इनको छेड़ेंगे, इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, अरे उन पे जाएंगे तो फिर आप लोगों का टाइम वेस्ट होगा। तो सोडियम, सोडियम के लिए नॉर्मल वैल्यू याद होना चाहिए हमें, 135 टू 145 MEEQ। MEEQ का अगर फुल फॉर्म आ जाए तो हमें क्या करेंगे, मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। देन हमारे पास है कैल्शियम, कैल्शियम का सिंबल क्या होता है, Ca, कैल्शियम क्लोराइड ग्लूकोनेट जो है हमारे पास ड्रग मोस्टली कॉमन यूज होती है वार्ड में। तो कैल्शियम का जो सिंबल होता है Ce, कैल्शियम, और उसका नॉर्मल जो वैल्यू अगर आ जाए तो 8.5 टू 10.5 तक, 8.5 टू 10.5, सम टाइम कुछ लेबोरेटरीज की आप स्लिप में देखेंगे 11 तक, तो ये भी नॉर्मल है। 8 टू 11 तक रेंज अगर आती है तो नॉर्मल है। एग्जैक्ट वैल्यू जो है 8.5 टू 10.2 mg पर डेसीलीटर। अगर वो उसे मिली मोल में देखेंगे तो 2.13 टू 2.55 मिली मोल। जितनी भी हमारे जो एलिमेंट्स हैं, ट्रेसेस हैं हमारे ब्लड में, तो उनको दो तरीकों से, या तो मिली मोल से या तो मिली इक्विवेलेंट्स पर लीटर MEQ के साथ मेजर किया जाता है। ये मेजरिंग यूनिट्स हैं। तो हमारा सवाल बहुत इजी हो गया, जिस भी तरीके से आता। अगर हमारे पास सवाल आता हाइपर कैल्सीमिया, तो हमें क्या आता जवाब, हाइपो आता। तो मीन्स हम समझ जाते हैं कि लेवल जो है डिक्रीज होती है, तो उसको हम कह रहे हैं हाइपो में। तो जिसका भी आ जाता उसकी नॉर्मल अगर रेंज आ जाती कि उसका नॉर्मल वैल्यू क्या है, तो वो भी अगर हमारे पास क्वेश्चन आता तो आ सकता है। बाकी क्लोरीन डी में, क्लोरीन के मुख्तलिफ फंक्शन है। क्लोरीन येलो ग्रीन गैस एट रूम टेम्परेचर पे होती है, और क्लोरीन यूज होती है डिसइंफेक्टेंट के लिए। रूम को डिसइंफेक्टेड करना हो, फ्लोर को डिसइंफेक्टेड करना हो, तो वाटर में डालकर क्लोरीन को यूज किया जाता है। क्लोरीनेशन जो है एक प्रोसेस है, जिसपे आगे एक और क्वेश्चन भी आ चुका है क्लोरीनेशन पे। तो वो वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए, ट्रीट करने के लिए, उसके अंदर जो ग्लास थे उसको नीचे बिठा देती है और प्योर वाटर को ऊपर कर देती है। स्विमिंग पूल्स में यूज की जाती है। तो क्लोरीन जो है एक डिसइंफेक्टेंट है, और जो कि बैक्टीरिया वगैरह को किल करती है। और वाटर जो वाटर ट्रीटिंग है, क्लोरीनेशन है प्रोसेस, उसमें यूज होती है। तो इसके चारों ऑप्शन में अगर कहीं से भी किसी तरीके से भी क्वेश्चन आएगा, तो होपफुली आपके हाथों नहीं जाएगा, और वो करेक्ट ही करेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, which of following colored container must be used for discarding human anatomical waste in hospital। ये क्वेश्चन जो है 12 में बहुत सारी फेडरल की टेस्ट में देख चुका हूं कि इस पे आते ही आते हैं क्वेश्चन उसमें, फेडरल की टेस्ट में, और सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में भी 2 बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। तो ये कह रहा है कि जो हॉस्पिटल में आपने देखा होगा, जहां पे आप, अगर आप स्टैंडर्डाइज किसी हॉस्पिटल में काम करते हैं, तो आप देखते होंगे वहां पे कि 3 कलर्ड कंटेनर पड़े होते हैं। ये इंडस वालों का अलग है और WHO वालों का अलग है। तो उसमें जो रेड और येलो का है वो सेम रहा है तकरीबन सबका। रेड जो होते हैं बॉक्स, उनमें ब्लड से भरी हुई चीजें, कार्टन हो जिसको ब्लड लगा हो, बैंडेजेस हो जिसको ब्लड लगा हो, या फिर बॉडी के जो जो इम्प्यूटेटेड पार्ट होते हैं। बॉडी इम्प्यूटेशन किसे कहते हैं, अगर कोई बॉडी का पार्ट वो गैंग्रीन वगैरह हो जाए, कैंसर हो जाए, कैंसर के बाद, न्यूप्लाज्म के बाद उन पार्ट को काटा जाता है। तो वो कटेड पार्ट मींस इम्प्यूटेड पार्ट, उसको एनाटॉमिकल वेस्ट, या जो ह्यूमन की ऑपरेशंस के दौरान, जैसे प्लेसेंटा है, वो जो है रिमूव करके वो उसमें डाले जाते हैं। तो वो कौन से कंटेनर में डालेंगे, वो रेड कंटेनर में। रेड आप समझो कि ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट, ब्लड रिलेटेड बॉडी ऑर्गन, जिन भी चीजों को ब्लड लगा हुआ होता हो, जो है मेजर इन्फेक्शंस का काज बनते हो, वो सारी चीजें रेड बॉक्स में, रेड जो है कंटेनर में डालेंगे। देन हमारे पास येलो कंटेनर होता है। येलो कंटेनर में शार्प्स, शार्प्स कौन सी हैं, आपकी सिरिंजेस हैं। शार्प कौन सी हैं, आपके जो ग्लास के एम्प्यूल है, वायल है,
जो टूटने वाली चीजें हैं, जो चुभने वाली चीजें हैं, शार्प चीजें जो हैं, वो इसमें येलो में कंटेनर में। अब दो आते हैं, कभी काफी जगहों पे ब्लैक आता है, काफी जगहों पे व्हाइट आता है कंटेनर। तो उस कंटेनर में आप क्या डालेंगे, जो इन्फेक्टेड वेस्ट ना हो। इन्फेक्टेड वेस्ट कौन से नहीं होते, जैसे आपके शॉपर्स हो गए, पेपर बैग हो गई, रेपर्स हो गए, सिरिंज के रेपर होल हो गए खाली इंजेक्शंस के, वो आप डालेंगे व्हाइट और ब्लैक में। तो 3 कंटेनर यूज होते हैं। और हमारा जो ब्लड ब्लड रिलेटेड बॉडी ऑर्गन, ब्लड डिप्ड जो भी चीजें हों, वो आप डालेंगे रेड कलर वाले में। तो अब हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अगर यहाँ पे क्वेश्चन होता कि व्हिच ऑफ फॉलोइंग colored container must be used for discarding sharps or broken ampule in hospital waste, तो आप क्या करते, हमारे पास जवाब होता येलो कंटेनर। येलो कंटेनर में हम शार्प्स और वो चीजें डालते। हमारे पास इंसिनरेशन का क्वेश्चन आप 2 दिन पहले ही पढ़ाए, एक दिन पहले। तो जो इंसिनरेशन थी, जो जलाने के लिए, वेस्ट को डिस्कार्ड करने के लिए, डिस्पोज करने के लिए, तो बेस्ट मेथड कौन सा था, इंसिनरेशन मेथड। लाइकवाइज हमें जब हॉस्पिटल के अंदर, वार्ड के अंदर चीजें डालेंगे, तो फिर वो कंटेनर्स में, और मैं जैसे बता के आया कि कौन कौन से कंटेनर में कौन कौन सी चीजें डालनी है। कायनात रेजेंट जी, आप पूछे, आप मैसेज में ही कर दिया करें, कोई भी क्वेश्चन हो तो मैं रीड करके फिर आपको बता दूंगा। आप क्वेश्चन जो है वो इस चैट के अंदर रखें, जैसे हम पढ़ते भी चले और वो चीजें डिस्कस भी करते चले। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है, फ्रॉम अमंग द अंडरलाइंड वर्ड्स बिलो फाइंड द एरर इफ एंड एनी। अब जहां पे जो चीजें वर्ड अंडरलाइंड किए हुए हैं, इनमें से हमें एरर फाइंड करना है कि कौन सा वर्ड है जो गलत यूज हुआ है। सॉल्यूशन में कौन से केमिकल डालते हैं, सॉल्यूशन में कौन से केमिकल, 2% अल्डिहाइड मोस्ट कॉमन केमिकल है जो हमारे पास सॉल्यूशन में यूज होता है। जैसे रबर की कैथेटर को, इस पे क्वेश्चन है आगे, वैसे हम उस पे डिस्कस करेंगे। मगर ये मैं बता दूं कि जैसे रबर की चीजें हैं, कुछ कैथेटर से, कुछ जो है ट्यूबिंग्स होती हैं, वो हमें जो है जाहिर बात है, हम उसको डिसइंफेक्टेड करना है हमें, तो कैसे करेंगे, तो केमिकल डिसइंफेक्टेड करते हैं। 2% ग्लूटामिक अल्डिहाइड जो है सॉल्यूशन, हमारा कॉमन सॉल्यूशन है जिसपे क्वेश्चन भी आ चुका है, वो यूज होता है। तो नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे। होपफुली आपका कहना क्लियर हो गया होगा जवाब। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, फ्रॉम अमंग द अंडरलाइंड वर्ड्स, नीचे जो अंडरलाइंड है वर्ड, वर्ड अंडरलाइंड है, उनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। अब देखना, थोड़ा इंग्लिश में हमारे जो नर्सिंग के कैंडिडेट है बहुत कंफ्यूज होते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जिनके इंग्लिश, जहां पे हेड है, इफ एंड एनी हेड, बीन कंडीशनल सेंटेंस है, इफ एंड एनी हेड, हेड ही बीन देयर, हेड ही बीन देयर, ही वुड ग्रेपल्ड द सिचुएशन। अगर वो वहां पे था, या काइंडली आप सजाद अली म्यूट रखें, बार बार अनम्यूट ना करें, वॉइस आ जाता। तो हैड ही बीन देयर, ही वुड ग्रेपल्ड, वुड के साथ जहां पे भी आपको यूज करना है, डायरेक्टली फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा। वुड के साथ जो आपका वर्ड लगेगा डायरेक्टली, वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ड लगेगा, ग्रेपिल, ग्रेपिल्ड नहीं। जहां पे भी आप, सीधा सीधा बता दूं, जहां पे भी आप वुड आता है आपके कंडीशनल सेंटेंस पे, देन जो हमारा यूज होता है वर्ब, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा, थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म यूज नहीं होगा। नंबर 1। दूसरी बात यहां पे आपको, जहां पे भी इफ यूज होगा, इफ के बाद कुछ लोग विल का यूज करते हैं,
तो इफ के साथ सिंपल सेंटेंस यूज करें, आप परफेक्ट सेंटेंस यूज करें, पास्ट यूज हो, जो भी हो कंडीशन के मुताबिक वो सेंटेंस है, मगर उसके साथ वुड, विल, फ्यूचर नहीं लगता, क्योंकि इफ खुद ही फ्यूचर की साइन है। इफ, वेदर, हम इन पे इंग्लिश के एक लेक्चर करेंगे जिनमें काफी जो कंफ्यूज चीजें हैं उन पे ट्राई करेंगे, या जो जैसे अभी क्वेश्चन आया इस तरीके से भी हम इस पे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे वुड के साथ ग्रेपिल लगेगा, ग्रेपिल्ड नहीं लगेगा। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है, when helping a client who is recovering from stroke to walk, the nurse should assist। बहुत अंडरस्टूड सादी सी बात है, जब भी किसी पेशेंट के जो साइड स्ट्रोक की वजह से वीक हो गई है, तो हमें क्या करना है, उस पेशेंट का जो वीक साइड होगी, हमें पता है स्ट्रोक अगर ब्रेन में लेफ्ट साइड से होगा तो इम्पैक्ट कहाँ पे पड़ेगा, राइट साइड पे। अगर राइट साइड पे होगा तो इम्पैक्ट कहाँ पे पड़ेगा, लेफ्ट साइड पे। फिर हमें पता है कि अपर जो है वो पार्ट जो, और लोअर पार्ट, लोअर एक्सट्रीमिटीज, अगर चारों एक्सट्रीमिटीज उसमें इन्वॉल्व है तो उसको कौन सा टर्म देते हैं स्ट्रोक में, ये आपके लिए क्वेश्चन है, देन मैं आप लोगों को बताऊंगा। इसका कोशिश करा करें कि जब हम पढ़ें तो जो हमारा चैट है, जब कोई क्वेश्चन पूछें तो उसमें जरूर उसका जवाब दिया करें, और सब दिया करें। उसके बाद हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 13 है, उसका जवाब जरूर देना, और उस पर मैं डिस्कस करूंगा इस क्वेश्चन के बाद। एमसीक्यूज नंबर 13 है, द सुइज कैनाल इज इन। सुइज कैनाल कहाँ है, कुछ लोगों ने स्विट्जरलैंड कर दिया। सुइज कैनाल एक्चुअली आर्टिफिशियल मैन मेड कैनाल है। अगर क्वेश्चन इस तरीके से भी आता है सुइज कैनाल पे कि वो नेचुरल है या आर्टिफिशियल है, तो वो आर्टिफिशियल है। और कहाँ पे है, इजिप्ट में। इजिप्ट में कनेक्ट किसको कहता है, आपने कभी इस्थमस सुना होगा। इस्थमस क्या होता है, नेरो वाटर फ्लो, जो दो बड़े वाटर्स को मिलाए उसको कहते हैं इस्थमस। फॉर एग्जाम्पल, एक तरफ भी वाटर का फ्लो है, दूसरी तरफ भी दूसरा है, बीच में लैंड है। उस लैंड से एक पानी का बहाव है, एक केनाल है, जो दोनों वाटर के जो फ्लो है उन दोनों को मिलाता है, तो उसको कहते हैं इस्थमस। सुइज केनाल जो है एक्चुअली इस्थमस है, जो दो वाटरी बॉडीज को मिलाता है। ये म्यूनिसिपल ऑफिसर की टेस्ट में आ चुका है क्वेश्चन कि सुइज केनाल जो है इजिप्ट में, ये कौन से टू वाटर बिग बॉडीज को कनेक्ट करता है। बिग बॉडीज का यहाँ पे मतलब है कौन से सी, पानी के बड़े बहाव, जिसमें मेडिटेरियन एंड रेड सी, रेड और मेडिटेरियन सी को मिलाता है सुइज केनाल। है कहाँ पे, इजिप्ट में। है क्या ये केनाल, इस्थमस है। इस्थमस का काम क्या होता है, लैंड में से, खुश्की में से पानी का बहाव जो दो बड़े पानियों को मिलाए उसे कहते हैं इस्थमस। पानामा केनाल, पानामा केनाल पे भी क्वेश्चन आता रहता है कि पानामा केनाल जो है वो वाटर कनेक्ट करता है एटलांटिक और पैसिफिक ओशियन को। स्विस केनाल सीज को मिलाता है, दो सी, मेडिटेरियन एंड रेड सी। और पानामा केनाल जो है वो एटलांटिक एंड पैसिफिक ओशियन, ओशियन और सी में फर्क होता है। ओशियन बहुत बड़ा पानी का एक बहाव होता है, एक एरिया होता है जिसका एक किनारा आप ढूंढ सके तो दूसरा ना मिले, उसमें से सी निकलती हैं, ओशियन से। और ये भी इस्थमस है, पानामा केनाल भी, जो दो पानी की बड़ी बॉडीज को
एटलांटिक एंड पैसिफिक ओशियंस को मिलाता है। देन है कैपिटल ऑफ स्वीडन, स्वीडन का जो कैपिटल है स्टॉकहोल्म। स्वीडन का जो करेंसी है उसकी कोरोना। करेंसी ऑफ स्विट्जरलैंड स्विस फ्रैंक। बर्न जो है इसकी कैपिटल सिटी है स्विट्जरलैंड की, बर्न। ट्रम यूज होते हैं स्ट्रोक में, जो मैंने क्वेश्चन पूछा किसी ने भी उसका जवाब नहीं दिया। ट्रम यूज होते हैं स्ट्रोक में कौन से? पैराप्लेजिया, हेमीप्लेजिया, क्वाड्रीप्लेजिया। इस पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। पैराप्लेजिया मींस एक साइड बॉडी की, हाफ बॉडी, राइट साइड या लेफ्ट साइड, कोई भी एक साइड अगर इन्वॉल्व हो स्ट्रोक में, स्ट्रोक की वजह से वीक हो जाए कोई भी एक साइड, तो उसी कंडीशन को कहेंगे पैराप्लेजिया। लेफ्ट पैराप्लेजिया एंड राइट पैराप्लेजिया। पैरा मीन्स वन साइड, प्लेजिया, पैराप्लेजिया मीन्स वन साइड ऑफ बॉडी इफेक्टेड बाय स्ट्रोक। वो अपर और लोअर लिम्ब दोनों, आर्म भी और लेग भी, लेफ्ट वाली या साइड वाली, उसको क्या कहेंगे? पैराप्लेजिया, PARAPLEGIA। अगर हो हेमीप्लेजिया, हेमीप्लेजिया में क्या होगा? अपर और लोअर दोनों में से एक। हेमीप्लेजिया मीन्स अपर और लोअर एक्सट्रीमिटी पैरालाइज हो, उसे कहेंगे हेमी, HEMIPLAGIA, हेमीप्लेजिया। क्वाड्रीप्लेजिया टर्म यूज होता है क्वाड्रीप्लेजिया। क्वाड्रीप्लेजिया का क्या मतलब होता है? चारों लिम्ब, दोनों आर्म, दोनों लेग, चारों कंप्लीट लिम्ब पैरालाइज हों। अगर किसी बंदे की सिर्फ एक आर्म या सिर्फ एक टांग जो है वो अफेक्टेड हो, वीक हो स्ट्रोक की वजह से, तो उसे भला क्या बोलेंगे? मोनोप्लेजिया। आपने पढ़ा होगा, मोनो मीन्स वन, डाई मीन्स टू, ट्राई मीन्स तीन, ट्रेटा मीन्स चार, पेंटा मीन्स पंच, पांच जो है चीजें हो तो उनको इस तरीके से जो है गिनती भी होती है। तो मोनो, पेरा, याद करने की चीज, मोनो एक कोई भी लिम्ब का पार्ट, एक आर्म एक लेग हो तो, अगर एक पूरी साइड हो तो पैराप्लेजिया। अगर अपर और लोअर एक्सट्रीमिटी हो, एक हो अपर हो या लोअर हो, एक हो, तो उसको बोलेंगे हेमीप्लेजिया। और क्वाड्रीप्लेजिया, क्वाड्री का मतलब है होल, चारों। क्वाड्री मीन्स चार, दोनों लेग भी एंड दोनों आर्म भी इन्वॉल्व होते हैं, वीक होते हैं। इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है, थोड़ा इसको रखें। मैंने एक टेस्ट में एमसीक्यू दिया था, तो किसी कैंडिडेट ने मुझे पूछा कि सीवीए और स्ट्रोक में डिफरेंस। तो सीवीए सेरिब्रोवेस्कुलर एक्सीडेंट मेडिकल टर्म में स्पेसिफाइड, स्ट्रोक जनरली यूज होता है। अगर दोनों एक क्वेश्चन में यूज होते हैं तो हमें ऑप्शन जो बेस्ट करना है वो स्ट्रोक करना है। अम्ब्रेला टर्म में स्ट्रोक, उसमें करेंगे हम उसको मार्क। देन हमारा क्वेश्चन नंबर 14, which temperature is considered most accurate? कौन सा टेम्परेचर है जिसे मोस्ट एक्यूरेट कहां से लें? हम पहले तो सुनते आए थे कि एक्जिला का अगर लेंगे तो आर्मपिट से लेंगे, आर्मपिट को ड्राई करेंगे और 1 डिग्री उसमें ऐड करेंगे, और अगर ओरल में लेंगे तो वो नॉर्मल था पहले जब पढ़ते थे डिप्लोमा के दौर में। रेक्टल होगा तो 1 डिग्री माइनस करेंगे। मगर WHO की रिकमेंडेशन है कि जो रेक्टल टेम्परेचर है वो मोस्ट एक्यूरेट है, ना डिग्री ऐड करने की जरूरत है ना डिग्री माइनस करने की जरूरत है। रेक्टल टेम्परेचर इज मोस्ट एक्यूरेट टेम्परेचर। अब इसी सीनियरों में SPSC का एक और टेम्परेचर पे क्वेश्चन आया है,
कि अगर एक पेशेंट है उसको डायरिया भी है, वोमिटिंग भी है, तो आपको कौन सा टेम्परेचर लेना है? तो अल्टीमेटली फिर तो वोमिटिंग है तो ओरल नहीं लेंगे, डायरिया है तो रेक्टल भी नहीं लेंगे। देन हमारे पास ऑप्शन है एक्सिलरी, एक्सिला से लेंगे। तो टेम्परेचर में भी क्वेश्चन 2-3 बार रिपीट हो चुका है मुख्तलिफ तरीकों से, हम आगे वाले पेपर्स में भी देखेंगे। तो जो टेम्परेचर है रेक्टल, वो मोस्ट एक्यूरेट टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। एवरेज टेम्परेचर 98.6 फ़ारेनहाइट एंड 37 सेंटीग्रेड, ये है एवरेज। नॉर्मल आप कंसीडर कहां पे करेंगे? अगर 97 भी हो तो नॉर्मल है, और अगर 99 से बिलो है तो भी नॉर्मल है। 99 से अबो हो जाए तो टेम्परेचर है हाइपरथर्मिया में जाएगा। अगर 96 से बिलो है तो फिर आप उसे हाइपोथर्मिया कंसीडर करेंगे। 96 से बिलो, 98 से बिलो हो तो उसको नहीं करेंगे, 96 तक भी आ जाए तो। देन हमारे पास जो क्वेश्चन है इस पे अगर आ जाए, उस तरीके से आ जाए कि वोमिटिंग के साथ है, डायरिया के साथ है, तो आप क्या करेंगे? पेशेंट का नॉर्मल टेम्परेचर आ जाए तो भी हाइपोथर्मिया एंड हाइपरथर्मिया। हाइपरथर्मिया आप कब कहेंगे? जब टेम्परेचर रेज हो जाए बॉडी का, और हाइपो तब तब डिक्रीज हो जाए नॉर्मल से। दोनों कंडीशंस में एंटीपायरेटिक ड्रग्स है, एंटी मीन अगेंस्ट एंड पायरेटिक मींस फीवर, कोई ड्रग जो फीवर के अगेंस्ट हो तो उस फीवर को हम कहें, ड्रग को कहेंगे एंटीपायरेटिक ड्रग्स। अगर उस टर्म पे अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो भी आप इजीली सॉल्व कर सकेंगे। ग्रोइन टेम्परेचर नहीं लेते हम, ग्रोइन टेम्परेचर नहीं लेते। हमारे पास तीन जो है 4 जो कैटेगरी मोस्ट कॉमन यूज। एक तो थर्मल गन, थर्मल से हम यूज करते हैं, जैसे कोविड में करते थे, बहुत दूर से आप उसका। देन रेक्टल, देन ऑक्सिलरी, देन ओरल। देन हमारे पास क्वेश्चन है हाइजीन। हाइजीन वर्ड ड्राइव्ड फ्रॉम, हाइजीन वर्ड कहां से लिया गया है, कौन सी लैंग्वेज से लिया गया है? मैक्स जोसेफ 19 सेंचुरीज में ग्रीक साइंटिस्ट था जिसने वर्ड हाइजीन फर्स्ट टाइम बताया, हाइजीन। मैक्स जोसेफ। हाइजीन वर्ड जो है वो ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, इंग्लिश में उसे हाइजीन कह रहे हैं। और उसका मतलब क्या है? लिविंग वेल आर हेल्दी, सेहतमंद रहना। हाइजीन को हम दूसरे बहुत सारे टर्म्स में यूज करते हैं, बॉडी हाइजीनिंग, वुंड हाइजीनिंग, हैंड हाइजीन, डिफरेंट वे में हम उसे यूज करते हैं। तो उसका मतलब ये होता है कि लिविंग वेल, हेल्दी रहना। हेल्दी हम कब रहेंगे? जब ना पैथोजन नहीं होंगे, पैथोजन जो डिजीज काजिंग माइक्रोब्स हैं वो नहीं होंगे। और हेड हाइजीनिंग पे मैंने टर्म बोला तो हेड हाइजीनिंग पे वर्ड आ चुका है कि उसके लिए इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है? रबिंग जो होती है, फ्रिक्शन जो करते हैं, उस पे क्वेश्चन है, हम उस पे डिटेल डिस्कस करेंगे। जहाँ पे हाइजीन पे बात आई तो मैं आपको बताऊं जो मोस्ट एस्पेक्ट है, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ हैंड हाइजीन इज हैंड रबिंग और फ्रिक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। दूसरा क्वेश्चन उस पे आ चुका है कि हमें इन्फेक्शन चेन कैसे ब्रेक करें? तो हैंड हाइजीन से इन्फेक्शन चेन जो है वो ब्रेक हो सकती है, क्योंकि एक पेशेंट को टच किया, उसके बाद दूसरे पेशेंट को टच किया, तो जब एक पेशेंट को टच किया तो उसके जो पैथोजन थे वो लग गए, बाद में दूसरे पेशेंट को टच किया, वो पैथोजन जो है वो लग गए, तो हम ट्रांसमिट करते रहते हैं पैथोजेंस को। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है हैंड हाइजीन का वो है फ्रिक्शन, और इन्फेक्शन चेन को ब्रेक करने के लिए हम हैंड वॉश करते हैं, हैंड हाइजीन करते हैं। उसके स्टेप 5 और सारे उस पर डिस्कस करेंगे। तो ये ग्रीक वर्ड है, इसकी मतलब है, इसकी मीनिंग है लिविंग वेल आर हेल्थी। और मैक्स जोसेफ ने ये फर्स्ट टाइम वर्ड दिया था हाइजीन। अगर यहाँ पे भी अगर आता है तो 19 सेंचुरी अगर ओरिजिन पे आ जाए तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं।
देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 है 1 टीस्पून कंटेन्स, 1 टी स्पून में कितने ml होते हैं। ये इस तरीका का क्वेश्चन भी 2-3 बार एसपीएससी में रिपीट हो चुके हैं। तो 1 जो है टी स्पून इक्वल होता है 5 ml के। टी स्पून जो खाने का चम्मच है वो उसमें 5 ml लिक्विड आता है, याद रखें। टेबल स्पून जो बड़ा चम्मच होता है उसमें 15 ml मीन्स 3 टीस्पून आर इक्वल टू 1 टेबल स्पून, 15 ml। देन 2 टेबल स्पून आर 1 ऑन्स। 1 ऑन्स, आपने 1 ऑन्स का गिलास देखा होगा। कुछ कुछ सिरप शरबत आते हैं उनके ऊपर एक गिलास, मयरिंग गिलास उसे कहते हैं, मेडिसन गिलास भी उसे कहते हैं। मेडिसन गिलास और मयरिंग गिलास वो उस ट्रक के ऊपर होता है और वो जो होता है 30 ml का होता है, जिसमें 2 टेबल स्पून। 30 ml में फिर हमारे टी स्पून कितने आएंगे? 6 टी स्पून आर इक्वल टू 1 ऑन्स। अगर क्वेश्चन इस तरीके से आए, क्योंकि ये आप आगे देखेंगे कि किस तरीके से ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, थोड़ा सा चेंज करके। 1 टी स्पून इक्वल टू 15 ml, 1 टेबल स्पून इक्वल टू 1 टी स्पून इक्वल टू 5 ml, 1 टेबल स्पून इक्वल टू 15 ml और 1 ऑन्स आर इक्वल टू 30 ml। तो इस पे इसको याद कर लेना है। अगर किसी भी तरीके से इस पे क्वेश्चन आए तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 17, द नर्व which carries message from the brain and spinal cord to muscle and gland। हमें पता है हमारी नर्व कितनी होती है। सेंसरी नर्व नंबर 1, नंबर 2 मोटर नर्व, नंबर 3 मिक्स्ड नर्व और नंबर 4 में आती है हमारी ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम या नर्व्स, ऑटोनॉमिक नर्व्स। और यहाँ पे तीनों दी हुई हैं ऑप्शन में। सिंपल है, बहुत सिंपल है। जो नर्व हमारी बॉडी से मैसेज लेकर जाए ब्रेन तक, स्पाइनल कार्ड और ब्रेन तक, उनको कहते हैं सेंसरी नर्व। फॉर एग्जाम्पल, हमें किसी ठंडी या गर्म चीज पे हाथ लग गया, जल्दी में मैसेज ब्रेन तक पहुंचा कि ये गर्म है, और वहां से वापस में मैसेज आया कि भाई हाथ उठा ले। ये है काम मोटर नर्व का और सेंसरी नर्व का। सेंसरी नर्व ने ब्रेन तक मैसेज पहुंचाया, सेंस जो था, और वहां से मैसेज जो लेकर आएगी नर्व ब्रेन से बॉडी पार्ट तक, ग्लैंड्स तक, बॉडी पार्ट तक, वहां पे उसको हम कहते हैं मोटर नर्व। जो मैसेज लेकर जाए स्पाइनल कार्ड एंड ब्रेन तक वो सेंसरी नर्व। जो ब्रेन और स्पाइनल कार्ड से मैसेज लेकर आए बॉडी की पॉइंट्स तक, उनको कहते हैं मोटर नर्व। देन हमारी मिक्स्ड नर्व होती है। मिक्स्ड नर्व कौन होती है? जिसमें अफरंट और इफरंट दोनों हो। अफरंट नर्व, अच्छा एक और बात ऐड कर लें, सेंसरी नर्व को अफरंट नर्व भी कहते हैं। जो ऊपर ले जाए, अफरंट जो ऊपर से लेकर आए ब्रेन से, वो इफरंट नर्व मींस मोटर नर्व। मोटर नर्व आर इफरंट नर्व, सेंसरी नर्व आर अफरंट नर्व जो लेकर जाए। ये मिक्स्ड नर्व जो होती हैं वो मोस्टली हमारी क्रेनियल नर्व होती हैं। मिक्स्ड नर्व ये पाई जाती है ब्रेन और स्पाइनल कार्ड के अंदर ही, वो उससे बाहर हमारी बॉडी ग्लैंडुलर और बॉडी के फर्दर पार्ट तक नहीं होती। ये मिक्स्ड नर्व जो होती है जिसमें दोनों फंक्शन होते हैं। मिक्स्ड नर्व में मोटर भी और सेंसरी भी, मींस अफरंट भी और इफरंट भी। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है, ये तो आप इजी होगी आपको याद, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक जो नर्वस सिस्टम है हमारा, उसमें कौन सी होती हैं? 3 टाइप्स की नर्व होती हैं। सिंपैथेटिक,
पैरासिम्पैथेटिक, इंटेरिक। सिंपैथेटिक नर्व्स, पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स। हमारा जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, वो ऑटोनॉमिक का मतलब होता है वो खुदकार सिस्टम हो। हमारी जो ब्रेन की कमांड है, उसे हमारा हार्ट चलता रहता है, हम सोए रहे भली, सेंसरी और मोटर नहीं है, ये ऑटोनॉमिक है, खुद ही हार्ट, अगर हार्ट बीट जो है बढ़ जाए या कम हो जाए तो हमारा सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, हम नर्वस सिस्टम में फर्दर इसको एलाबोरेट भी करेंगे अगर इसमें कम। क्रेनियल नर्व सिंपली समझते हैं 12 पेयर होते हैं और स्पाइनल नर्व के 31 पेयर्स होते हैं। सेंट्रल एंड पेरिफेरल नर्व को हम डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। हमारी बॉडी में जो फैली हुई नर्व्स हैं वो पेरिफेरल नर्व्स हैं, जो स्पाइनल कार्ड और ब्रेन के नर्व हैं सेंट्रल बॉडी के, उसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, which type of precaution should be nurse implement for the client diagnosed with septic meningitis? septic meningitis का मतलब क्या है कि पैथोजन जो है बहुत सारे फैले हुए हों, मेनिजीज, मेनिजाइटिस। कवरिंग कौन सी होती है यहाँ पे, सिंपली आप समझ लें कि ब्रेन के ऊपर जो कवरिंग है उसका नाम है मेनिजीज, और ब्रेन और स्पाइनल कार्ड को जो कवर करती है मेम्ब्रेन, अगर उसमें इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन हो जाए तो उसको क्या कहेंगे, मेनिंजाइटिस। मींस उस मेम्ब्रेन में इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन हो गई। और कौन सी मेम्ब्रेन है, जैसे प्लूरल मेम्ब्रेन लंग्स को कवर करती है, पेरिकार्डियम हमारे हार्ट को कवर करती है, पेरिटोनियम एब्डोमिनल कैविटी को कवर करती है। तो ये मेम्ब्रेन्स होती हैं कवरिंग मेम्ब्रेन्स। तो स्टैंडर्ड्स प्रिकॉशन, स्टैंडर्ड्स प्रिकॉशन क्या है कि आप मास्क भी पहने, हैंड वॉश भी करें, ग्लव्स भी पहने, ठीक है। तो इसे कहते हैं स्टैंडर्ड्स प्रिकॉशन, पीपीई, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। एसओपी, स्टैंडर्ड्स ऑपरेटिंग प्रोसीजर, इस पे भी एसओपी पे भी क्वेश्चन आ चुका है एसपीएससी में, आगे देखेंगे आप। देन मेनिंजाइटिस की हम बात करें तो मेनिंजाइटिस जो है वो बैक्टीरियल भी होती है, वायरल भी होती है। मेनिंजाइटिस जो मेम्ब्रेन है, मेनिजीज